तो देखिए 543 लोकसभा की सीटों में 351 सीटों के आंकड़े इस वक्त हम लगातार आपको इस बड़े से स्क्रीन पर पाई चार्ट के जरिए भी दिखा रहे हैं और आंकड़े ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जब आप साउथ से शुरू करते हैं तो साउथ में एक अच्छी खासी मार्जिन जो है वो बीजेपी की तरफ जा रही है, यानी कि बीजेपी जिस लॉन्ग टर्म गेम को खेल रही है उसमें वो सफल नजर आ रही है। और इस वक्त देखिए हूटर की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। दिल्ली के आंकड़े आ चुके हैं, 7 लोकसभा की सीटें और दिल्ली की सभी 7 लोकसभा की सीटों का अनुमान जो है सामने है। बीजेपी को 5 से 7 सीट आ सकती है और ये देख लीजिए एनडीए को 5 से 7 सीट मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी इंडिविजुअली और अगर गठबंधन के सहयोगियों के साथ उसकी बात की जाती है तब एनडीए। और आपका खाता भी नहीं खुल रहा है, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी जो है वो 5 से 7 सीटें, यानी कि उसके पास ही ये सातों की सातों सीट जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। और देख लीजिए हमारे साथ ग्रुप एडिटर कन्वर्जेंस सीधे ब्रजेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, इस पूरे आंकड़े को जिसे हम अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं अंकों के जरिए, साउथ से शुरू करते हैं। साउथ के आंकड़े को कैसे समझें, कैसे देखें? देखिए विवाह, जो मोटे तौर पर एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हमारे पास अभी तक आए हैं, जो ट्रेंड उभर कर आ रहा है वह आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, साथ में उनकी पूरी पार्टी जिस तरीके से साउथ पर इन्वेस्ट कर रही थी पिछले कुछ वर्षों से, उसका साफ साफ जो है सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप ध्यान रखें कि बीजेपी को खास तौर पर जो दक्षिण भारत में ये कहा जाता था कि यह सिर्फ नॉर्थ की पार्टी है, ये हिंदूज की पार्टी है, यह हिंदी वाली पार्टी है, लेकिन इस मिथ को इन चुनावों में बीजेपी पूरी तरीके से तोड़ने जा रही है। क्योंकि साउथ में अगर आप देखें तो कर्नाटक के आगे बहुत अधिक जो है सो बीजेपी जा नहीं पाती थी। आप ध्यान रखें कि तमिलनाडु में कभी कभार वह कन्याकुमारी की सीट जीत लेती थी, केरल में कभी खाता नहीं खुलता था। लेकिन जो हमारे एग्जिट पोल हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि इस बार केरल और तमिलनाडु दोनों जगह बीजेपी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। और जो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, अगर आप संकेत देखें तो 2-2, 3-3 सीटें ये रेंज आ रही है। केरल में 1 सीट कभी बीजेपी नहीं जीती है, अगर इस बार 2 सीट जीत लेती है या 3 सीटों तक की बात है तो एक बहुत बड़ा, तो एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि केरल और तमिलनाडु इन दोनों जगह पर पार्टी ने अपनी जगह बना ली है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप देख लीजिए जिस तरीके से उन्होंने तमिलनाडु के लगातार दौरे किए, यहां तक कि जब पूरा का पूरा चुनाव कैंपेन जब खत्म हुआ तो भी आखिरी 3 दिन उन्होंने तमिलनाडु में साधना करते हुए बिताए हैं। केरल में भी उनके लगातार दौरे हुए। इसके अलावा आप देखिए कर्नाटक जो है वह बहुत साफ तौर पर बता रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो भी हो, जब लोकसभा चुनाव का समय आता है तो ब्रांड मोदी जो है वह कंप्लीटली इंटैक्ट होता है, लोग मोदी को सोचकर वोट देते हैं। अन्यथा जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, सबका यह मानना था कि बीजेपी के अंदर इतनी इनफाइटिंग है, बीजेपी वहां काफी खराब करेगी। लेकिन जो हमारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी कर्नाटक में अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखे हुए उसको कोई बहुत नुकसान नहीं होने जा रहा है। इसके अलावा आप आंध्र और तेलंगाना, आप ध्यान रखें कि तेलंगाना में पिछली बार 4 सीटें सिर्फ बीजेपी को आई थी, इस बार वहां भी नंबर्स काफी बड़े हैं। आंध्र प्रदेश की बात करिए, 2019 में 0 था, 1 भी सीट नहीं थी, वहां पर बीजेपी मैसिवली गेन कर रही है। तो यानी कि जो दक्षिण भारत का जो मैसेज है वो आप बहुत साफ तौर पर बताता है कि बीजेपी वहां की बड़ी पार्टी और एक तरह से कह सकते हैं कि शायद सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होगी, जो एग्जिट पोल अभी तक इंडिकेट कर रहे हैं। और यह एक मुझे लगता है कि सी चेंज है, एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है बीजेपी के परसेप्शन के लिए। ब्रांड मोदी के एक्सटेंशन के हिसाब से ब्रांड मोदी जो है एक पैन इंडियन ब्रांड है जिसका असर उत्तर, पूर्व, दक्षिण, उत्तर हर जगह है, यह एग्जिट पोल साफ साफ बता रहा है। दूसरी बात, जो हम वेस्ट को अगर आप देखें, वेस्ट में जो अभी तक ट्रेंड आए हैं, महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता था कि भाई वहां तो पूरी पूरी खिचड़ी पकी हुई है, पता ही नहीं है कि कौन किधर, इतनी पार्टियां टूटी, अलायंस इधर उधर शिफ्ट हुए। लेकिन वहां भी देखें तो वहां भी बीजेपी को नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। या जो माना जा रहा था कि भाई महाराष्ट्र, जो कि जहां पर बीजेपी ने अपने एलाइज के साथ जो उस समय थी शिवसेना इतना अच्छा परफॉर्म किया था, बीजेपी उसमें जो है बुरी तरीके से इस बार कहीं उसको नुकसान ना हो, वो नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप गुजरात की बात करिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह का होम स्टेट, वहां पर 26 की 26 सीटें फिर से जीतती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ये है तो गुजरात के इतिहास में आप देखें यह हैट्रिक है कि जब कोई पार्टी पहली बार उसने 26 सीटें जीती गुजरात के इतिहास में,
दूसरी बार 26 सीटें जीती और तीसरी बार भी जो इंडिकेशंस हैं सर, कि तो कहीं 26 सीटें ये जीतने एंटी जा रही हैं। इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर होता है यहाँ पर बिल्कुल शून्य हो जाता है, ये काम नहीं करता है। एंटी इनकम्बेंसी जो है, नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज सर नहीं है। ऊपर बच गई है और incumbency हरियाणा की वाली संख्या आ गई है। बीजेपी को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं हरियाणा में, एनडीए को 5 से 7 सीटें हरियाणा में मिलती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को 3 से 5 सीटों का अनुमान हरियाणा में दिखाया जा रहा है। तो 10 सीटों का अनुमान हरियाणा को लेकर अभी तक सामने आ गया है। सर, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, हरियाणा में जो पिछली बार 2019 में 10 की 10 सीटें जो है वह जीती थी बीजेपी ने। इस बार ये माना जा रहा था, यहां तक कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप से भी जब हम लोग बात कर रहे थे चुनाव के दौरान, तो उनका भी कहना था कि शायद हम 2 से 3 सीटें लूज कर सकते हैं। और ये हो सकता है ये नंबर ज्यादा भी हो, क्योंकि आप ध्यान रखिए हरियाणा के केस में कई सारे अहम फैक्टर हैं। जैसे कि वहां पर एक जो जाटों का विरोध, आप ध्यान रखें कि एक नॉन जाट को, मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने जो है हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बना के रखा। हर एन चुनाव के पहले खट्टर को वहां से जो है हटाया गया। तो उससे ये लग तो रहा था कि बीजेपी एंटिसिपेट कर रही है कि जो है हमें जाटों की हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, अग्निवीर को भी लेकर आप ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा जिन राज्यों में डिबेट हुई उनमें से एक हरियाणा थी। तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी को इस बार वहां नुकसान होगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 सीटों का नुकसान होता है तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी राहत होगी, नगण्य है। अगर 2 से अगर ज्यादा बढ़ता है, पंजाब के आंकड़े सर आने वाले हैं और पंजाब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब की सभी 13 सीटों का, हालांकि बीजेपी के पास तब भी पहले कुछ नहीं था, अब जीत मेरे ख्याल से पिछली बार जो है अगर आप देखें तो बीजेपी के पास जो है 2 सीटें जो है रही थी। इस बार अगर जो ट्रेंड को अगर हम देखें तो इस बार जो है जो आपके एग्जिट पोल जो बता रहे हैं कि बीजेपी को वहां नुकसान नहीं होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप देखिए 2 से 4 का रेंज है, पिछली बार सिर्फ 2 सीटें थी। अगर जो है 4 जीतती है बीजेपी तो वह सीधे 100% का इंक्रीज है, और वो भी उस राज्य के बारे में जहां पर कहा जा रहा था कि किसानों का प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा जो है रहा है, जहां पर कि किसान रूरल एरियाज में बीजेपी कैंडिडेट्स को कैंपेन नहीं करने दे रहे थे, जहां पर कहा जा रहा था कि अग्निवीर का मैक्सिमम इंपैक्ट होगा। अगर उस राज्य में भी जो हमारे एग्जिट पोल जो बता रहे हैं कि 2 से 4 सीटें, यानी कि जो 2 की जो टैली थी बीजेपी की 2019 की, उसको मेंटेन कर रही है और उसको फिर से गेन करने के चांसेस है। और इसका कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखें जिस तरीके से सिख समुदाय को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लगातार सकारात्मक रुख रखा, लगातार आप ध्यान रखिए कि एक से एक जो उनके मेजर हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं उसको सेलिब्रेट करना, शहादत जो खासतौर पे गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के नाम पर जो उन्होंने वीर बाल दिवस की परिपाटी शुरू की, उसको मनाया जाना शुरू किया, गुरुद्वारों में गए और लगातार पंजाब के साथ वहां पर कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट करते रहे। अर्बन वोटर्स जो थे वह बीजेपी के पास हमेशा थे। इट मींस कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब का भी जो फियर था उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी वो गेनिंग पोजीशन में ही बीजेपी अभी नजर आ रही है। और हिमाचल के भी आंकड़े आ गए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के। मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्लीन स्वीप होने वाला है, क्योंकि हर कोई कह रहा था कि जो है हिमाचल और उत्तराखंड इसमें एक भी सीट बीजेपी लूज नहीं करने वाली है, और वही मुझे लगता है कि यह जो है और इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुल रहा है। दोनों राज्य की 9 हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें थी, 4 की 4 जो है बीजेपी जीत रही है। एग्जिट पोल साफ साफ कह रहे हैं। उत्तराखंड के बारे में भी यही था, मसला सिर्फ ये था कि मार्जिन कितना बड़ा होगा। बिल्कुल, तो ये मार्जिन कितना बड़ा होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्लीन स्वीप जो है वो बीजेपी करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगहों पर जो संख्या है वो 9 सीटों का अनुमान, और इन दोनों ही राज्य की 9 सीटों में बीजेपी की जीत का अनुमान सभी सीटों पर, जिसकी चर्चा खुद जय सर भी कर रहे हैं। और जम्मू के भी अब आंकड़े जो हैं वो आ गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीट का अनुमान सामने है। 3 सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी अपनी जो परफॉर्मेंस थी उसकी 2019 की वो मेंटेन कर रही है। जम्मू के इलाके में जो उनकी जो सीटें थी उन्होंने उसको इंटैक्ट रखा है, यह बहुत साफ तौर पे दिख रहा है। और अगर ये 3 सीटें मिल रही है, इट मींस की जो है बीजेपी का जो डोमिनेंस था जिन इलाकों में उन्होंने मेंटेन कर रखा है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी हालांकि इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है। अब इंडिया गठबंधन यानी कि वह कांग्रेस नहीं है। आप ध्यान रखिए कि वहां पर जो पार्टियां हैं, लोकल पार्टियां, जी हाँ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वो गेन कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है। इसलिए हम दिखा भी रहे हैं कि बीजेपी 3 और कांग्रेस 0, जबकि अदर्स जो है वो 3 सीटें लेकर पार्टी से नेशनल कॉन्फ्रेंस टाइप उनको जो है ये, और वो भी कश्मीर वैली जो है खासतौर पे आप ध्यान रखें, कश्मीर वैली में हमेशा जो वहां की जो लोकल पार्टीज हैं जो कि
कश्मीरी सेंटिमेंट्स के साथ ही पिछले इतने वर्षों में खेलती रही हैं, उनको शायद अब भी जो है वहां पर गेन होता हुआ और एक चीज ये भी ध्यान रखें कि वैली में बीजेपी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। बिल्कुल। और देखिए, बिहार की चर्चा के बगैर तो चर्चा अधूरी रह जाएगी सर। 14 सीटों पर अनुमान सामने आया है, 40 लोकसभा की सीटें, इसमें बीजेपी और 2 से 5 और एनडीए 10 से 13 सीटें। मतलब गेस्ट पैनलिस्ट तो ये कह रहे थे कि पूरा दे देते, काय को छोड़ दिया, 14 के 14 दे देते आप लोग। अब वैसे भी अगर आप देखें 2019 के जब चुनाव हुए थे तो 39 सीटें जो है 40 में से वह जो है एनडीए के पास थी। और इस बार कुछ ऐसा है नहीं जिसकी वजह से लगे। आप ध्यान रखें कि अगर बॉडी लैंग्वेज भी अगर आप देखें, आज आपने वो बैठक देखी होगी जो कि पूरी इंडी अलायंस की हुई थी, किसी के चेहरे पर हरियाली नहीं थी। कहने को आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। तो इससे अंदाजा लग जाता है कि आप अपनी जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंट। और 10 बड़ी बातें भी जरा एक बार दिखा दे दर्शकों को कि भाई इस पूरे एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए उनमें 10 बड़ी बातें क्या रही। बिहार की 14 में से एनडीए को 13 सीटें मिलती हुई दिख रही है, यूपी के 26 में से 22 से 25 तकरीबन सभी की सभी सीटें, मध्य प्रदेश में 29 में से 25 से 26, दिल्ली में आपका खाता भी नहीं खुल रहा है, पंजाब में आपकी झोली खाली रह सकती है, ये बड़ी बात। हिमाचल और उत्तराखंड की सभी सीटें जो है एनडीए के पास जा रही हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दोनों गठबंधन जो है वो कुछ सीटें हासिल कर रही हैं। पूर्वोत्तर की सभी 15 सीटों की अगर बात करें, गुजरात की सभी 26 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पूरी की पूरी सीट अपने पास ला रही है। कर्नाटक के लिए भी कर्नाटक के आंकड़ों को देखकर आपको लगा सर? कर्नाटक में भी जो अब माना ये जा रहा था कि असेंबली इलेक्शन कांग्रेस ने जीती है और उसके बाद से शायद वहां पर जो बीजेपी के अंदर जो इनफाइटिंग है, जो कास्ट अलाइनमेंट्स हैं, उसके हिसाब से नुकसान हो सकता है। लेकिन वो नुकसान कहीं भी इस एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दे रहा, जो नतीजे हमारे सामने हैं। दूसरा, मैं मध्य प्रदेश की तरफ एक बार फिर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल ने जो बताया है वो ये कि वहां पर ध्यान रखिए कि सिर्फ एक सीट कांग्रेस के पास होती थी, छिंदवाड़ा की सीट, और जो एग्जिट पोल है वो शायद उस डायरेक्शन में कि शायद छिंदवाड़ा की सीट भी जो है कांग्रेस लूज करने जा रही है इस बार, और ये कंप्लीट डोमिनेंस होगा मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का। आप ध्यान रखें कि बीजेपी, खासतौर पर जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, उसने करीब 16 राज्यों के बारे में वो आश्वस्त है कि उन राज्यों में हम उसको कंप्लीटली डोमिनेट करने जा रहे हैं, वहां पर एक भी सीट हम हारने नहीं जा रहे हैं। उसमें मैं बता दूं कि उसमें मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, गुजरात तो पहले से ही हम सर बंगाल उसमें जोड़ेंगे? बंगाल जाहिर है नहीं हो सकता, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि बंगाल का जो वेस्ट बंगाल का जो प्रोफाइल है, कम्युनिटी प्रोफाइल है, उसमें कई सारी सीटें ऐसी हैं जो कि हेविली डोमिनेटेड बाई माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है। तो ऐसी सीटों पर बीजेपी का गेन करना, वो उसको जीतना, यह संभव नहीं है। लेकिन अगर आप नंबर्स देखें, जो एग्जिट पोल अभी तक जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि पिछली बार जो 18 का आंकड़ा था वेस्ट बंगाल में बीजेपी का, वह आंकड़ा जो है उससे बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर के जब वो जनसभा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर कहीं से बहुत बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा तो वो पश्चिम बंगाल के आंकड़े होंगे। पश्चिम बंगाल, और मुझे लगता है कि हमें ओडिशा के भी आंकड़ों का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई आप ऑलरेडी जो है 300 पार हैं, तो इस बार क्या ऐसा होगा कि आप 350 के ऊपर जाने की बात करने, क्योंकि ध्यान रखिए कि बीजेपी ने कहा था कि वो 370 सीटें जीतना एस्पायर कर रही है। तो अगर ये होना था तो उसके 3 फैक्टर थे। एक और तो ये सर इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है कि बिहार के चूंकि 14 सीटों के ही अनुमानित संख्या है थी, लेकिन अब 40 सीटों का अनुमान सामने आ गया है, और बीजेपी को 40 सीटों की, हम 14 सीटों में पहले बात कर लेते हैं। और यहाँ पर अब देखिए आंकड़े अपडेट हो गए हैं। एनडीए को 31 से 34 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास जा रही हैं, लेकिन इस अनुमान के अनुसार तो सर कुछ सीटें खसक रही हैं अगर 31 से 34 हम देखें तो। मेरे ख्याल से देखिए लास्ट टाइम बिहार में जो है कंप्लीट डोमिनेंस था, 40 में से 39 सीटें जो है वह एनडीए के खाते में गई थी, और उस समय था जबकि नीतीश कुमार और जो है बीजेपी साथ मिलकर वहां सरकार चला रहे थे। उसके बाद से आप ध्यान रखिए कि नीतीश कुमार फिर जो है आरजेडी के साथ मिल गए, आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार चलाई, और इस बार जब नीतीश कुमार जब वापस बीजेपी के पास आए और फिर से मिलजुल कर वहाँ सरकार चला रहे हैं, एक चीज़ जो बहुत अहम है, आप ध्यान रखिए कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चूँकि बहुत अच्छी नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है, और इसलिए वो शायद बहुत जमकर कैंपेन नहीं कर पाए, और इसका असर जो है वहाँ पर खासतौर पे जेडीयू जिन सीटों पर लड़ रही है वहाँ पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये आशंका हर कोई जता रहा था। अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे एक्चुअल रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे तो ये मान लीजिए कि जेडीयू को का जो नुकसान होगा वो
एनडीए की ओवरऑल टैली पर असर करेगा। बिल्कुल, यानी कि जो सीटें अगर एनडीए लूज भी करता है तो वो सीटें जेडीयू की सीटें होंगी, और इस वजह से उसके पीछे का एक बड़ा फैक्टर जो होगा वो नीतीश कुमार का बहुत एग्रेसिव होकर कैंपेन। अब देखिए इस बार के चुनाव जो है उनकी जो कैंपेनिंग थी उतनी एग्रेसिव थी नहीं, जिस अपनी शार्प स्टाइल के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं वो इस बार दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसलिए ये आशंका जताई जा रही थी कि शायद जेडीयू जिन सीटों पे लड़ रही है वहां पर कुछ सीटें जो है वो लूज कर सकती है, और इसकी वजह से ओवरऑल जो एनडीए की टैली है वो थोड़ी नीचे आ सकती है। थोड़ा ये भी फैक्टर कहीं इसमें तो नहीं जुड़ जाता है सर कि भाई नीतीश कुमार किधर होंगे, क्योंकि जब पब्लिक के बीच जाते तो पब्लिक के करीब हम कंफ्यूज हो गए हैं, कार्यकर्ता कहते हैं हम कंफ्यूज हो गए हैं, क्या पता इधर या कब उधर, ये वाली स्थिति तो नहीं थी। देखिए राजनीति जो है अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पर कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता। मुझे लगता है कि जिन नीतीश कुमार का आपने एग्जाम्पल दिया उससे भी ये प्रूफ होता है कि अलाइनमेंट कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार शायद उस एग्रेशन के साथ इस बार कैंपेन नहीं कर पाए जिस एग्रेशन के लिए वो जाने जाते हैं, और मुझे लगता है कि शायद ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर सर। देखिए एक और स्टेट, बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड, 14 लोकसभा की सीटें, और इन 14 लोकसभा की सीटों में सभी 14 सीटों का अनुमान भी आ गया है, और झारखंड में बीजेपी को 9 से 12 सीट मिल सकती है। इंडिया गठबंधन की सीटों की बात करें तो 2 से 5 सीटें वहां पर उनके तरफ जाती हुई दिख रही हैं। इस आंकड़े को कैसे देखें? मुझे लगता है झारखंड के जो ये आंकड़े हैं एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, वो माना जा रहा था कि कुछ सीटों पर चूंकि जिस तरह से कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए, जैसे कि आप याद रखिए धनबाद की सीट काफी वहां बवाल हुआ था, इसी तरीके से कुछ सीटें और भी हैं जहां पर कि माना जा रहा था कि शायद पुअर कैंडिडेट सिलेक्शन रहा, जिसकी वजह से बीजेपी को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है झारखंड के जो ये आंकड़े एक्सपेक्टेड लाइन्स पर है। मतलब झारखंड में भी इसे हम बहुत खराब आंकड़े नहीं कहेंगे बीजेपी के लिए। निश्चित तौर पर ये खराब आंकड़े नहीं है। आप ध्यान रखिए कि झारखंड में जो ऑलरेडी एक सरकार जो है कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर रघुवर दास की सरकार चली गई थी, हेमंत सोरेन की सरकार आई, हेमंत सोरेन जेल में है, उनकी जगह जो है एक उनकी पार्टी के नेता की अगुवाई में वहां सरकार चल रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि झारखंड के इन आंकड़ों में बहुत सरप्राइज हमें नहीं होना चाहिए। कुछ सीटें जो है सो बीजेपी जो है वहां पर नहीं जीतने वाली थी लग रहा था, इसीलिए जो जिन राज्यों में 100% विन की बात की जा रही थी उसमें झारखंड नहीं था। और बिल्कुल, और देखिए बड़ा राज्य जो सबसे बड़े राज्य में गिनती होती है, यूपी के 80 लोकसभा सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का अनुमान भी सामने आ गया। बीजेपी को 64 से 67 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, और एनडीए को 68 से 71 सीट। ये मुझे लगता है कि अगर यह एक्चुअल नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो आप ध्यान रखिए कि यह जो 2014 के जो आंकड़े थे उसके काफी करीब पहुंच जाना होगा। 2014 में बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी, 2 सहयोगियों को मिली थी, और अगर आप 2019 के मुकाबले देखेंगे तो यह काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है, जहां पर कि बीजेपी ने 2019 में सिर्फ 62 सीटें जीती थी, उसके सामने इतना बड़ा गेन आपको दिखाई दे रहा है। 67 से 71 सीटों तक का अनुमान दिखाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों का अनुमान सामने आ चुका है। बीजेपी 64 से 67 सीटें जो है वो ला रही है, एनडीए के तौर पर 68 से 71 सीटों तक संख्या पहुंच जाती है। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, आपने हरियाणा में आप देखा होगा कि वहां पर जो जाट हैं उनकी नाराजगी का खामियाजा वहां बीजेपी को शायद भुगतना पड़ सकता है, लेकिन वेस्टर्न यूपी के जो जाट हैं उनका जो हरियाणा के जाटों के साथ कोई अलाइनमेंट नहीं है, वो पूरी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ता, और ये संख्या आपको नहीं दिखाई पड़ती। पूर्वांचल वाले वोटर पे बड़ी फोकस हो रहा था कि भाई पूर्वांचल वाले वोटर जो है वो बीजेपी की तरफ नहीं होते हैं, लेकिन इन संख्या को देखकर तो लग नहीं, लेकिन ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसका मतलब ये है कि पूर्वांचल से तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं वाराणसी की सीट से, और वहां पर एकमात्र मिस्ट्री यही है कि मार्जिन कितना बड़ा होगा। 5 लाख तो इस बार उससे जी हाँ, बीजेपी तो एस्पायर ये कर रही है कि इस बार 10 लाख से भी बड़ी मार्जिन बिल्कुल, तो 5 लाख के भी आंकड़े से आगे जाने का अनुमान बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि भाई यहाँ पर एक और कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जीत के हैट्रिक के साथ। और देश के सबसे बड़े राज्य में 80 लोकसभा सीटें जो है पार्लियामेंट में, जो लोकसभा में अकेले उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट करता है, और वहां पर अगर रेंज जो है एनडीए की अगर वह 71 तक जाती है तो इसी वजह से ये पुरवार होता है, इसी वजह से ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है तीसरी बार भी एक बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि ऑलरेडी जो है आप पिछली बार 62 सीटें जीत चुके थे, उसके पहले जो है आप
73 सीटें 71+2 थी। और इसके और एक बावजूद और अगर बड़ी इस बार खबर का होटल की आवाज जो आ रही है, पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीट का अनुमान सामने आ चुका है। बीजेपी को 21 से 24 सीट, देखिए 18 से 24 तक तो पहुंच गई सर। ये मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, और मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी के अपने लोगों की माने तो शायद ये नंबर और बड़े हो सकते हैं। हर कोई ये मान के चल रहा था कि बीजेपी को कम से कम 5 सीटों का गेन वहां पर होगा। मैक्सिमम कितना होगा उसके बारे में वहां आंकड़े 30 तक लोग गिना रहे थे, लेकिन जो हमारे एग्जिट पोल जो बता रहे हैं 21 से 24 सीट, ये भी एक मैसिव इंप्रूवमेंट है, जहां पर कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी अपनी डोमिनेंस को लगातार बढ़ा रही है। अब मुझे लगता है कि एक ही मिस्ट्री है, वो ये है कि उड़ीसा, क्योंकि वेस्ट बंगाल के बाद से उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिस पर कि बीजेपी ने काफी होप लगा रखी है। वहां के नतीजों को हमें देखना होगा एग्जिट पोल क्या। बिल्कुल, और उड़ीसा के आंकड़े भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। हम जो जैसी एक्सपेक्टेशंस चल रही है कि भाई अब थोड़ी देर में वो आंकड़े भी आने वाले हैं, लेकिन अभी तक तमाम बड़े राज्यों की संख्या आपके सामने आ चुकी है। और देखिए 396 तक हम पहुंच चुके हैं। 543 में से 396 सीटों की संख्या राज्यवार आपके सामने इस वक्त, जिसमें झारखंड की 14 सीटें हो गई, बिहार की 40 सीटें हो गई, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हो गई, और अब यहां पर इंतजार सिर्फ उड़ीसा का है। उत्तर प्रदेश की संख्या जिसमें लगातार ब्रजेश जी भी बता रहे हैं कि भाई 64 से 67, और अगर एनडीए के तौर पर 68 से 71, तो ये अपने आप में बहुत बड़े एक लैंडमार्क कही जाएगी इस संख्या तक पहुंच जाना। ओवरऑल अगर हम पूरे इस आंकड़े को और एग्जिट पोल के इस 396 अंक को देखें, और देखिए सर उड़ीसा के आंकड़े भी आ गए जिसके हम इंतजार कर रहे थे। उड़ीसा के आंकड़े, उड़ीसा की सभी की सीटों का अनुमान आ चुका है। बीजेपी को 13 से 15 सीट, ये संख्या दिख रही है। ये जो है सो मुझे लगता है कि बहुत एक तरह से कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेड लाइन पर है, जो कि हम लोग मान रहे थे कि उड़ीसा में बीजेपी गेन करने जा रही है। उसमें अब एक चीज जो दूसरी ये देखनी होगी कि तो लोकसभा हो गए, विधानसभा में भी बीजेपी काफी उम्मीद कर रही है कि हो सकता है इस बार वहां तख्ता पलट हो जाए। 5 बार से लगातार नवीन बाबू वहां पर सरकार बनाते आ रहे हैं, छठी बार जो है वो शायद सत्ता से उनको बेदखल करने में बीजेपी कामयाब रहे, या वो होप लेके चल रही है। अगर वो होता है तो मुझे लगता है कि ओडिशा नवीन बाबू की सेहत का जिक्र प्रधानमंत्री बार बार करते रहे, और मेरे ख्याल से वो सेंट्रल थीम भी हो गया था, क्योंकि ध्यान रखें कि खुद नवीन बाबू को आकर कैमरे के सामने ये बोलना पड़ेगा कि नहीं जी मैं बिल्कुल चाक चौबंद हूँ। साथ में ये भी कहना पड़ा कि मेरा उत्तराधिकारी जो है वो तय नहीं है, और पांडियन होंगे मेरे उत्तराधिकारी, ये तय नहीं है। यानी कि बीजेडी वहां पर किस तरीके से डिफेंसिव पोजीशन में है आज की तारीख में, उसका ये इंडिकेशन। बिल्कुल, तो आपने देखा और समझा कि किस तरीके से यहाँ पर 543 में से 396 सीटों पर जो संख्या है अब सामने है, उसका विश्लेषण भी, और कैसे बीजेपी के लिए चूंकि ग्रास रूट लेवल पर, और वो पूरे एक चुनाव के साल काम नहीं करती है, वो साल दर साल काम करती है, और 5वें साल तब जाकर वो परिणाम के लिए आश्वस्त होती है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक है, और उनका विजनरी होना भी सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर नजर आता है। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, और लगातार इन आंकड़ों पर विश्लेषण जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।